हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपनी स्टार्ट क्लास 11th की इकोनॉमिक्स। जैसा कि आपको पता है, इकोनॉमिक्स के ना दो पार्ट्स हैं आपकी क्लास 11th में। एक आपकी माइक्रो और एक आपका स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज माइक्रो इकोनॉमिक्स से और हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में आज। ठीक है, सबसे पहले अब मेरा मेन मोटिव इस सेशन से ये रहेगा कि सबसे पहले हम अपने सिलेबस के ऊपर नजर डालें कि सिलेबस में एक्चुअल में क्या क्या आएगा इस साल। ठीक है, उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। राइट, तो इस साल का सिलेबस जो है, देखो मैंने CBSE academic.nic.in से खोला हुआ है और इकोनॉमिक्स का 2024 एंड 25 का सिलेबस जो है वो हम देखेंगे क्लास 11th का। तो ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है और ये देखो आपका पार्ट बी विच इज इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना। इसमें देखो फर्स्ट जो है वो है आपका इंट्रोडक्शन। फर्स्ट जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन है ना। इसमें हमें देखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मीनिंग है। ठीक है, और पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जो तीन होती है उनके बारे में, और PPC और PPF एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कंसेप्ट हमें देखने। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है। बेशक आप अपनी नोटबुक में लिख लो या फिर इस सिलेबस को डाउनलोड कर लेना और सिर्फ यही सारे टॉपिक्स हमें करने हैं। लाइक मेरे मैं अगर 5-6 साल पहले जाऊँ, जब मेरी क्लास 11th थी, तो हमें बहुत कुछ पढ़ना होता था उस टाइम पे। ये तो बहुत ही ज्यादा कम है इस चैप्टर के मुताबिक। ठीक है, सो लेट्स गो टू आवर चैप्टर विच इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। और ये जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। यू कैन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम टू, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो भी फुल डिटेल में पढ़ेंगे और कम से कम टाइम में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो हम कह रहे हैं इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, ये इकोनॉमिक्स शब्द है क्या, हमें तो समझ नहीं आ रहा। हालांकि हम 9th और 10th में थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, थोड़ा बहुत हमें पता चल गया कि वो क्या होता है, लेकिन फिर भी ये इकोनॉमिक्स क्या होता है। और ये इकोनॉमिक्स के जो पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स और जो 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगा वो क्या होगा, उसके बारे में हम देख लेते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स की अगर मैं एक सीधी सादी सी डेफिनेशन में आपको बताऊं तो वो देखो ये है। इकोनॉमिक्स जो है एक सिस्टम है। क्या है? एक सिस्टम है जो कि लोगों को क्या प्रोवाइड करता है, विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क। जो लोगों को, ये एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को काम प्रोवाइड करता है। किसी को ट्रांसपोर्टेशन का काम प्रोवाइड करता है, किसी को रोड बनाने का काम प्रोवाइड करता है, किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का काम सौंपता है ये सिस्टम, है ना। और भी सर्विसेज प्रोवाइड करने का सिस्टम है ये, कि ये जो सिस्टम है ये हमें हेल्प करता है कि हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करें, लाइक टीचिंग की, हॉस्पिटल्स की, ठीक है, बैंकिंग की, कम्युनिकेशन की, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की, है ना। और जब लोग बाग ये सारे काम करेंगे इस सिस्टम में, तो बदले में उनको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, ताकि वो जो है अपना गुजर बसर चला सके। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग जो है फैक्ट्रीज में काम करेंगे, माइंस में काम करेंगे, शॉप्स में काम करेंगे, ऑफिस में काम करेंगे, तो उस काम के बदले में उनको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो एक ऐसा सिस्टम जहां पर लोगों को काम मिलता है और उस काम को करने के बाद उनको पैसे मिलते हैं, जिससे कि वो अपनी डेली लाइफ जीते हैं। ये होता है इकोनॉमी, ये होता है इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, और अगर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको प्रॉफिट मिलेगा, पैसे मिलेंगे, तो उससे उन पैसे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल के फिर उनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो ये होती है इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स होते हैं या फिर दो ब्रांचेस होती हैं। वो कौन सी होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नाउ अब हम अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। हालांकि हमारे सिलेबस में अगर हम देखें तो इसमें देखो मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दिए, डिफरेंस बिटवीन नहीं बोला है, बट फिर भी हम इसके 4-5 पॉइंट्स कर लेते हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। माइक्रो मतलब होता है छोटा। क्या होता है? जैसे नाम से समझ में आ रहा है, छोटा। और मैक्रो मतलब क्या होता है? बड़ा, बड़े लेवल पे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें हम इकोनॉमिक को छोटे छोटे यूनिट्स पे स्टडी करते हैं या फिर इंडिविजुअल यूनिट्स पे स्टडी करते हैं। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जो इकोनॉमी को पूरा एज अ होल पढ़ाता है या फिर समझाता है या फिर स्टडी कराता है। ठीक है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कि इकोनॉमिक्स एट अ इंडिविजुअल लेवल, इकोनॉमिक्स एट अ इंडिविजुअल यूनिट। और मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स एट अ होल और एग्रीगेट लेवल। जैसे हम लाइक सेविंग्स का एग्जांपल देख लेते हैं। अगर एक इंसान ने सेविंग की है, तो
तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल सेविंग। और अगर सारे देश के लोगों ने, इंडिया के देश, जो इंडिया हमारी कंट्री है, सभी इंडियंस ने जो सेविंग्स की है, ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा, किसी एक इंडिविजुअल की सेविंग। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा कि ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सेविंग्स ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो यही होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल और इकोनॉमी एज अ एग्रीगेट। इसका मतलब समझ में है? ओके। अब इसका स्कोप देख लो, इट डील्स विद इंडिविजुअल इनकम, ये इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब पर पर्सन लेवल पे इनकम को देखता है, या फिर इंडिविजुअल प्राइस देखता है, हर एक प्रोडक्ट का प्राइस को कंसिडर करता है, या फिर इंडिविजुअल आउटपुट को देखता है। लेकिन अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये पूरी जैसे यहाँ पर इंडिविजुअल इनकम था, तो ये किसको देखता है, नेशनल इनकम को। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, इट इज नेशनल इनकम। तो ये नेशनल इनकम को देखता है कि पूरी हमारी नेशन की इनकम कितनी है, और ये किसको कंसिडर करता है कि इंडिविजुअल की इनकम कितनी है। ये पूरा प्राइस देखता है कि पूरे देश में नमक का प्राइस कितना चल रहा है, और ये देखता है कि लाइक एक प्लेस पे नमक का प्राइस कितना चल रहा है। और नेशनल आउटपुट, पूरे देश में कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, और ये देखता है कि जैसे एक पर्टिकुलर जगह की इंडस्ट्री ने कितना आउटपुट दिया। तो ये माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप था। सेंट्रल प्रॉब्लम अभी हम आगे पढ़ेंगे, 3 टाइप की सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम इज प्राइस डिटर्मिनेशन, की प्राइस डिटर्मिनेशन, हम एक एक प्रोडक्ट का, इंडिविजुअल प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखें, या फिर इंडिविजुअल सर्विस का कितना प्राइस रखें। और जैसे रिसोर्सेज है, साधन है, वो कितने लिमिटेड है, इतने तो है नहीं कि भरपूर है, कितना यूज कर लो, लिमिटेड है हमारे पास साधन। और उन लिमिटेड साधनों के भी बहुत सारे यूजेज है। जैसे मान लो वाटर लगा लो, वाटर जो हमारे पास लिमिटेड है, लेकिन उसके कितने सारे यूजेज है, कार वॉशिंग में भी हेल्प करता है, नहाने में भी हेल्प करता है, घर की सफाई में भी हेल्प करता है, पानी पीने में भी हेल्प करता है। तो पानी लिमिटेड तो है ही, साथ ही साथ उसके बहुत सारे यूजेज भी हैं। तो हमें जो है उस रिसोर्स को इस तरीके से एलोकेट करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ताकि वो जो है अच्छे से यूज हो जाए और बचाव भी हो जाए। तो यानी कि इसकी सेंट्रल जो प्रॉब्लम है वो क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, कि हमें प्राइस डिटरमाइन करना है एक एक प्रोडक्ट का, और रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट करना है, ठीक है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या प्रॉब्लम है, कि हमें ये देखना है कि पूरे देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, नौकरी मिले, और इनकम जो है, जो नेशनल इनकम है, वो हर एक में इक्वली डिवाइडेड हो। ऐसा नहीं हो किसी को बहुत ज्यादा मिल रही है, ऐसा नहीं हो किसी को बहुत कम मिल रही है, इक्वली डिवाइडेड हो। तो ये इसकी सेंट्रल प्रॉब्लम है। अब मेन टूल्स को देखो, जो मेन टूल है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो होते हैं डिमांड और सप्लाई किसी एक कमोडिटी के। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टूल क्या है, पूरे देश की डिमांड और पूरे देश की सप्लाई, या फिर पूरी इकोनॉमी की सप्लाई, है ना। और ये क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड या सप्लाई, इस तरीके से। अब इसका यूज देख लो, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये किस सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है, कि व्हाट, हाउ और फॉर होम टू प्रोड्यूस। एक्चुअल में हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स का नाम ही यही है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इन तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, ये जो है कि सभी को फुल एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है, और इकोनॉमी जो है, रिसोर्स, मतलब इकोनॉमी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बहुत अच्छे से एलोकेशन हो जाए। ये इस सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है, कौन, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो यहाँ पर हमें सिर्फ सिलेबस में मीनिंग करने के लिए बोला था, लेकिन मैंने आपको 5 अलग अलग पॉइंट्स बता दिए, यू कैन लर्न देम, है ना। अब हम पढ़ेंगे, अच्छा एग्जाम्पल देखो, इंडिविजुअल इनकम हो गई, इंडिविजुअल सेविंग हो गई, किसी कम्युनिटी का प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं, ये हो गए मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल क्या हो गए, कि नेशनल की सेविंग कितनी आ रही है, नेशनल की इनकम कितनी आ रही है, सभी के प्राइस लेवल, सभी की एग्रीगेट डिमांड, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जो पूरी इकोनॉमी को दर्शाते हैं, वो मैक्रो के एग्जाम्पल्स हो गए, है ना। अब हम आते हैं कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या क्या अंतर है, या फिर ये क्या क्या होती हैं, है ना। तो सबसे पहले हम आते हैं जी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स पे। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होती है, ये दोनों भी इकोनॉमिक्स की ही ब्रांचेस हैं एक तरीके से। तो इसमें क्या होती है, ये जो है वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है, इकोनॉमिक फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है, कि एक्चुअल में अभी क्या चल रहा है, what is the situation, what is the current situation।
तो ये एक्चुअल फैक्ट्स के ऊपर, इकोनॉमिक फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये जो है हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, हम इसके एक्चुअल डाटा को देख सकते हैं। हम कोई भी बात कह रहे हैं इकोनॉमिक के ऊपर, तो उसके लिए हम डेटा में वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो बात कही गई है ये सच्ची में डेटा के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद अगला देखो, इसके ऊपर हम जजमेंट्स नहीं दे सकते, या फिर इस चीज में हम सजेस्ट नहीं कर सकते कि हम अपनी कुछ मन के जज्बात इसके ऊपर दे रहे हो इस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, बिकॉज इट इज वेरीफाइड बाय द एक्चुअल डाटा। ये एक्चुअल में है तो इसके ऊपर हम क्या राय देंगे, ठीक है। जैसे अभी हमें साफ साफ दिख रहा है कि इंडिया में जो प्राइस लेवल है, या फिर जो इन्फ्लेशन है, फिर जो महंगाई है, वो बढ़ती जा रही है। ये फैक्ट है, हम इसका डेटा में देख सकते हैं, और ये बात भी सच है। तो ये व्हाट इज की सिचुएशन को दर्शाता है, कौन? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब देयर इज हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब इंडिया में बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशंस है ना, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होती है, कौन? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इसके डाटा को हम वेरीफाई कर सकते हैं, इसका एक एक्चुअल डाटा होता है, इसके अंदर हम वैल्यू जजमेंट्स नहीं देख सकते, ठीक है, या दे सकते। नेक्स्ट इज हमारी जो है वो आ जाती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है कि हम इसमें सजेशंस दे सकते हैं, हम इसमें वैल्यू जजमेंट्स दे सकते हैं। ये सजेस्टिव होती है नेचर में, कि जैसे मान लो अगर हमने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि भाई प्राइस लेवल जो है इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है इस चीज के ऊपर सजेशन देगी। वो क्या सजेशन देगी कि गवर्नमेंट को कुछ अपना खर्चा कम करना चाहिए, ताकि ये जो महंगाई है वो कम हो जाए। तो ये जो है सजेस्टिव होती है नेचर में, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जैसे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में व्हाट इज की सिचुएशन थी, यहाँ पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करती है कि व्हाट ऑट टू बी या व्हाट शुड बी, कि हमें क्या करना चाहिए उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए, तभी इसको हम सजेस्टिव इन नेचर कहते हैं। और ये जो है फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड नहीं होती, और इसको हम किसी भी एक्चुअल डाटा के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, फिर वेरीफाई नहीं कर सकते। तो ये होती है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो करंट सिचुएशन के बारे में बात करती है, प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात करती है, डेटा के ऊपर बात करती है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है सजेस्टिव होती है, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या क्या कवर कर लिया। मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको समझा दिया, माइक्रो इज छोटा एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बड़ा। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स अभी मैंने आपको समझाया, इकोनॉमी मैंने आपको समझा दिया है। अब हम आएंगे अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी के ऊपर, ओके। नाउ लेट्स कम टू सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। किस पे आते हैं हम? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी पे। अब यहाँ पर हमारी इकोनॉमी में कितनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं? 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है। अरे पहले ये तो बताओ सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है। तो यस, वेलकम टू दिस कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है। अब हमारी सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी में, हमारे अर्थशास्त्र में 3 टाइप की सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। कि भाई हम अपने देश में क्या बनाएं, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। और हम अपने देश में अगर कोई चीज बना भी रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना भी रहे हैं, तो उसको कैसे बनाए, लेबर की हेल्प से बनाए या फिर मशीनरी की हेल्प से बनाए, ठीक है। और तीसरा कि किन लोगों के लिए बनाए, हमारे पास मिडिल क्लास फैमिली भी है, हमारे पास पुअर क्लास फैमिली भी है, हमारे पास रिच क्लास फैमिली भी है, तो हम वो प्रोडक्ट किस चीज के किन टाइप के लोगों के लिए बनाए। तो ये होती है 3 टाइप की सेंट्रल प्रॉब्लम। और इसको हम सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों बोलते हैं? देखो, these problem are called central problem because these are the most basic problem of the economy। कि ये जो 3 प्रॉब्लम्स मैंने आपके आगे नाम ले रही हूँ, ये इकोनॉमिक्स की बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है वो इन्हीं 3 प्रॉब्लम्स के आगे रिवॉल्व करती रहती है ना, एंड ऑल द प्रॉब्लम्स रिवॉल्व अराउंड देम। सो इसीलिए इनका नाम जो है वो क्या पड़ा है? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। एंड इनको हम सेंट्रल प्रॉब्लम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही तीन जो है वो मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, एंड बाकी छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, ठीक है। और ये जो 3 प्रॉब्लम्स है वो हम किसके अंडर पढ़ते हैं? अंडर द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये जो 3 प्रॉब्लम है, ये जो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, ये हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंडर पढ़ते हैं, है ना। इस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा स्केर्सिटी है रिसोर्सेज की। क्या है? स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, जितनी उनकी डिमांड है उतनी उनकी सप्लाई नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। तो हम, और रिसोर्स तो स्केर्स है ही है, लेकिन उन स्केर्स रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। जैसे मैंने आपको पानी का एग्जांपल दिया,
हमारे पास पानी लिमिटेड है और उस पानी के भी ऑल्टरनेट यूज है। कोई नहाने के काम आता है पानी, और कार वॉशिंग के, गार्डनिंग के काम आता है, ड्रिंकिंग के काम आता है। तो हमें इन रिसोर्सेज को, जो कि रिसोर्स जो स्केर्स हैं और उनके ऑल्टरनेट यूजेस भी हैं, उनको हमें इस तरीके से यूज करना चाहिए, इस तरीके से उन्हें हमें एलोकेट करना चाहिए ताकि हमारी सोसाइटी की मैक्सिमम वांट्स जो है वो सॉल्व भी हो जाए, वेस्टेज भी कम हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए वो रिसोर्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है, तो ये जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स की प्रॉब्लम है, इसी के अंडर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी पढ़ी जाती है। और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जो होती है वो 3 होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। इतना समझ में आया? अब हम इन्हीं 3 प्रॉब्लम्स को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये आप फ्लो चार्ट देख सकते हो, इकोनॉमिक सिस्टम, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब व्हाट टू प्रोड्यूस में हमें क्या देखना होता है कि हमें कौन से गुड्स बनाने होते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बनाने हैं। हाउ टू प्रोड्यूस में हम ये देखते हैं कि वो जो गुड्स हम बनाएंगे, जो हमने डिसाइड किए हैं, वो किस से बनाएंगे, लेबर की हेल्प से बनाएंगे या फिर कैपिटल की हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, कैपिटल मतलब पैसा जो आप बिजनेस में लगाते हो, वो उस पैसे से मशीनरी, प्लांट्स वगैरह खरीदोगे। ठीक है, और किस पार्ट ऑफ सोसाइटी के लिए बनाए, है ना, हम मोर पुअर लेस रिच के लिए बनाए या फिर लेस रिच मोर पुअर के लिए बनाए। ठीक है, तो इस तरीके से। तो अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहली जो हमारी प्रॉब्लम है वो है व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि भाई कितना कि मतलब हम क्या प्रोड्यूस करें। अगर हम इसको लिखें कि हम क्या प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें। ठीक है, हमें इकोनॉमी चलाने के लिए ये 2 क्वेश्चंस का आंसर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई हम बनाएं क्या, कौन से प्रोडक्ट बनाएं और कितने बनाएं। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स अ सिलेक्शन ऑफ गुड्स। ये जो प्रॉब्लम है ये सिलेक्शन ऑफ गुड्स के लिए कहलाती है कि भाई हम कौन से गुड्स बनाए, है ना, या फिर कौन सी सर्विस हम प्रोड्यूस करें, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन करें हम अपनी इकोनॉमी में। और चलो हमने डिसाइड कर भी लिया कि हम ये गुड्स बना रहे हैं, तो हम उसकी कितनी क्वांटिटी बनाए, है ना, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की, हम जो हमने कम्युनिटी सिलेक्ट करी है। जैसे हमने सोचा कि हम पेठे की मिठाई बनाएंगे हमारे पूरे भारत के लिए, तो कितनी बनाएं। ठीक है, इस तरीके से। और हमें ये भी देखना होगा कि पेठे की मिठाई के लिए रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, कितने लिमिटेड हैं, और उनके कितने सारे यूजेस हैं, हम पेठे की मिठाई बनाने के लिए कितना रिसोर्स ले सकते हैं, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लो अगर जैसे चीनी है, चीनी जो है पेठे की मिठाई में लगती है, पेठा जो है वो भी पेठे की मिठाई में लगता है। तो अगर हम पेठे की मिठाई बना रहे हैं, उसके अंदर हम चीनी यूज कर रहे हैं, उसके अंदर हम पेठा यूज कर रहे हैं, तो जो पेठा है वो कहाँ पर और यूज हो सकता है, दूसरे पेठे की सब्जी में यूज हो सकता है, और भी बहुत सारे पेठे के आइटम्स बनते हैं। ठीक है, जिन लोगों को पेठा नहीं पता वो सीताफल होता है। ठीक है, तो ये देखो, अगर हम पेठे की मिठाई बना रहे हैं तो हमें दूसरे जो पेठे से बनने वाले आइटम्स होते हैं उनको हमें थोड़ा सा कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तभी हम ये वाली मिठाई बना पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ वन गुड्स, कि अगर हम एक गुड को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि लेस रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ठीक है, कि अगर मान लो हम किसी एक गुड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो जो रिसोर्सेज हैं वो उस गुड को प्रोड्यूस करने में लग गए, तो यानी कि हम जो दूसरा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज थोड़े कम हो जाएंगे। मान लो अगर यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि मान लो अगर हम ज्यादा कार्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना, ज्यादा कार की प्रोडक्शन तभी हो पाएगी जब हम दूसरे रिसोर्सेज की प्रोडक्शन को थोड़ा कम कर देंगे। जैसे स्कूटर की प्रोडक्शन को कम कर दिया, बाइक की प्रोडक्शन को कम कर दिया, अगर हम उनकी प्रोडक्शन को कम कर देंगे तभी हम कार्स को ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। क्योंकि लोहा जो है कार में भी लगता है, लोहा जो है इसमें भी लगता है, आपके स्कूटर्स हो गया, बाइक्स हो गया, है ना, इन सब ऑटोमोबाइल्स में भी लगता है। ठीक है, तो कार हम जो है ज्यादा स्केल पे तभी बना पाएंगे जब हम दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन को कम कर देंगे। तो इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि अगर हम एक गुड को बनाते हैं तो इसका मतलब हमें दूसरे गुड की प्रोडक्शन जो है वो थोड़ी कम कर देनी चाहिए, ताकि हम वो वाला गुड्स जो है वो बना सकेंगे। ठीक है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस में यही बताया गया है कि सबसे पहले तो हमें कमोडिटी सिलेक्ट करनी है कि हम कौन सी कमोडिटी बनाएंगे, और जब हम वो डिसाइड कर लेंगे तो हमें ये भी देखना है कि हमें उसे कितना प्रोड्यूस करना है। और जब हम उसको देखेंगे कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है तो हमें दूसरे प्रोडक्ट्स की जो
लाइक मेकिंग है वो थोड़ी कम करनी होगी, ठीक है। अब जैसे मान लो हमें वॉर गुड्स बनाने हैं, जो वॉर गुड्स कौन से होते हैं, जो कि वॉर के टाइम पे काम आते हैं, जब दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो रहा होता है तब ये वॉर गुड्स वगैरह बनता है। तो वॉर गुड्स अगर हमें लार्ज स्केल पे बनाने, लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करने हैं, तो वो कब पॉसिबल हो पाएगा, जब हम सिविल गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो कम कर देंगे। अब सिविल गुड्स क्या होते हैं, जो कि नॉर्मल कंज्यूमर्स के गुड्स होते हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे दही हो गई, मिल्क हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे सिविल गुड्स, ब्रेड हो गया, चीज हो गया, कपड़े हो गया। तो इनकी प्रोडक्शन अगर हम कम कर देंगे तभी हम वॉर के गुड्स ज्यादा बना पाएंगे। और वॉर, मान लो अगर हमें सिविल गुड्स जो है वो ज्यादा बनाने हैं तो हमें वॉर गुड्स की प्रोडक्शन कम करनी होगी, ठीक है। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई हमारी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज की है, सबसे ज्यादा भी फिलहाल डिमांड किस चीज की है। तो डिमांड और इम्पोर्टेंस ऑफ गुड्स के हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा गुड्स जो है वो बनाना चाहिए, है ना। एक इकोनॉमी को डिसाइड करना है कि हमें कौन सा गुड्स बनाना चाहिए और कितने क्वांटिटी में बनाना चाहिए, और वो डिसाइड होगा उसकी इंपॉर्टेंस पे, उसकी डिमांड पे, है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, इसके दो एस्पेक्ट्स हैं कि कौन कौन सी कमोडिटीज हम बना सकते हैं, हम कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है कि उसे कंज्यूमर गुड बनाना है, जैसे कि राइस, व्हीट, क्लोथ्स, या फिर उसे कैपिटल, मतलब या तो हम जो आम इंसान यूज करते हैं वो वाले गुड्स बनाए, या फिर उसे कैपिटल गुड्स बनाने चाहिए, जैसे कि मशीन, इक्विपमेंट, जो कि बिजनेस लोगों के लिए काम आएगा, है ना। और दूसरी जगह इकोनॉमी को ये भी डिसाइड करना होता है कि हमें जो है सिविल गुड्स बनाने चाहिए, जैसे ब्रेड, बटर वगैरह, या फिर वॉर गुड्स बनाने चाहिए, गन्स, टैंक्स एक्सेट्रा। तो ये हम डिसाइड कैसे कर पाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है, हाउ मच टू प्रोड्यूस। जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि भाई हमें कौन सी चीज बनानी है अपनी इकोनॉमी में, तो हमें उसकी क्वांटिटी भी बनानी, डिसाइड करनी पड़ेगी कि हमें इतनी क्वांटिटी में चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि हमें जो है डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई कितनी क्वांटिटी बनानी है। अगर हम कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स बना रहे हैं तो हमें कंज्यूमर ज्यादा बनाने हैं, कैपिटल कम बनाने हैं, या फिर कैपिटल ज्यादा बनाने हैं, कंज्यूमर कम बनाने हैं। और सेम सिविल एंड वॉर गुड्स में भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने बनाने हैं, ठीक है। सो इसलिए हमें यहाँ पर गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे, कि हमें क्या चीज हेल्प करेगी इस चीज में, कि हमें रिसोर्स इस तरीके से एलोकेट करने हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को सेटिस्फैक्शन दे पाए, इस तरीके से हमें रिसोर्सेज का यूज करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट या फिर सेकेंड सेंट्रल प्रॉब्लम है हमारी, हाउ टू प्रोड्यूस। क्या है हाउ टू प्रोड्यूस, कि हमें जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि हम क्या बनाएंगे, कितना बनाएंगे, अब हमें देखना है कि वो जो आइटम है वो हम कैसे बनाएंगे, लेबर से बनवाएंगे या फिर हम किससे बनवाएंगे, मशीन से बनाएंगे, यानी कि कैपिटल लगा के मशीन्स खरीद के तब बनवाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस की, भाई हम कैसे उत्पादन करें, इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान से समझना, चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, की हम उत्पादन करने की कौन सी टेक्निक को चूज करें। लेबर वाली टेक्निक को यूज करें, जिसको हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक बोलते हैं, जहां पर लेबर ज्यादा यूज होती है, या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करें, जहां पर कैपिटल यानी कि पैसा ज्यादा यूज होता है मशीन वगैरह खरीदने में, उसका हम यूज करें, ठीक है। अगर जैसे कपड़ा है, कपड़ा जो है वो हैंडलूम की मदद से भी बन जाता है, ठीक है, मतलब हैंडलूम इन द सेंस हाथों वगैरह से भी बन जाता है, जो आर्टिसंस वगैरह करते हैं, लेबरर वगैरह करते हैं, तो ये बहुत एम्प्लॉयमेंट देता है लेबर लोगों को, है ना। लेकिन अगर हम मॉडर्न पावर लूम्स ले आएंगे तो वो जो है काफी जल्दी काम करके देगा, काफी स्मूथ काम करके देगा, मशीनरीज का सेटअप हो जाएगा, जल्दी जल्दी काम होगा। लेकिन यहाँ पर अब दो चीजों में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि सोशल जस्टिस और एफिशिएंट प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पर जैसे मान लो हम मशीन्स ले आएंगे हर फैक्ट्री में, तो लेबर को, आर्टिसंस को कैसे जॉब मिल पाएगी, कैसे एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगी, अब अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ गई। और दूसरा, अगर हम लेबर को जॉब्स वगैरह देंगे तो हम जो है धीरे धीरे काम करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं इसमें, है ना। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री, जो डेवलप भी नहीं है उसके अंदर है, ठीक है, वहां पे लेबर जो है वो बहुत ज्यादा नंबर्स में होती है, और उनको जो दिहाड़ी मिलती है, उनको जो वेज मिलती है वो कम होती है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है लेबर की, तो एक एक जने को बहुत कम वेजेस मिलते हैं। तो वहां पर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है, वहां पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिसको हम LIT बोलते हैं, वो प्रेफर की जाती है ना। और अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज को देखें तो वहां पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, यानी कि मशीन्स जो है वो ज्यादा यूज होते हैं, पैसे को ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है।
तो ये डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्री के हिसाब से ही इन चॉइस ऑफ टेक्निक्स का हम डिसाइड करते हैं कि हमें LIT यूज करना है, CIT यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, द इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस इज स्टडीड अंडर द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। ये जो है जो प्रॉब्लम है वो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंडर पढ़ी जाती है। नाउ हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सी है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब हमें देखना है कि हमें वो जो प्रोडक्ट है, हमने ये देख लिया कि कौन सा बनाएंगे, कितना बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो अब ये देखना है हमें कि बांटेंगे किस में, किस अब हमारे पास जैसे मान लो ज़ारा के प्रोडक्ट है तो मिडिल क्लास खरीद लेंगे, मुश्किल है। पुअर क्लास खरीद लेंगे, नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। तो हम अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो फिर हमें देखना होगा, हमें सिलेक्शन करना होगा, सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल करनी पड़ेगी कि हम वो जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप के लोगों के लिए बना रहे हैं, ठीक है। हम जो है वो ज्यादा पुअर के लिए, लेस रिच के लिए बना रहे हैं, या फिर ज्यादा रिच के लिए और लेस पुअर के लिए बना रहे हैं। तो ये होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि हम वो प्रोडक्ट किस टाइप की सोसाइटी या फिर किस टाइप के लोगों के लिए हम वो बना रहे हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हम थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इस प्रॉब्लम को हम किसके अंडर पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर। अब हम क्यों बोलते हैं इस प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम भी कहते हैं, यानी कि हमें जो है ये देखो, among the factors of production as goods and services are produced for the consumers according to the paying capacity। अब जो हमारी नेशनल इनकम है वो अलग अलग तरीके से बढ़ती है ना। पुअर क्लास में कम बढ़ पाती है, मिडिल क्लास में ओके बढ़ पाती है, रिच क्लास को ज्यादा नेशनल इनकम मिल पाती है। तो रिच क्लास की पेइंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, उसके बाद मिडिल क्लास की पेइंग कैपेसिटी ओके होगी, और उसके बाद जो हमारे लोअर क्लास, जो हमारे पुअर क्लास सोसाइटी है, उनकी पेइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम होगी। तो यानी कि इस प्रॉब्लम को हम प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम भी कह सकते हैं, क्योंकि हम जो है प्रोडक्ट उस हिसाब से बना रहे हैं लोगों के लिए जितनी उनकी पेइंग कैपेसिटी है। मान लो जो ब्रेड है, ब्रेड का प्राइस जो है वो 10 रुपए भी है, 20 रुपए भी है, 25 रुपए भी है, 50 रुपए भी है, ठीक है। तो ये जो प्राइसेस हैं वो पुअर क्लास पीपल भी खरीद पाएंगे और मिडिल क्लास पीपल भी खरीद पाएंगे, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हमने प्राइस रखा है, इसी के हिसाब से हमने एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है जितनी उनकी पेइंग कैपेसिटी है। अब ये जो ब्रेड है वो रिच क्लास भी खरीद पाएंगे, पुअर क्लास भी खरीद पाएंगे और मिडिल क्लास भी खरीद पाएंगे। तो ये जो फॉर होम टू प्रोड्यूस है, ये जो प्रॉब्लम है, ये हम इस तरीके से देखते हैं, या फिर सोसाइटी के उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम, या फिर हम सोसाइटी में ये देखते हैं कि कितनी ज़्यादा उनकी इनकम है, कितनी ज़्यादा उन लोगों की पेइंग कैपेसिटी है, उस हिसाब से हम प्रोडक्ट बनाते हैं और उसका प्राइस सेटअप करते हैं, ठीक है। द पेइंग कैपेसिटी ऑफ पीपल टू पे फॉर गुड्स डिपेंड अपॉन देयर नेशनल इनकम, कि लोगों की जितनी नेशनल इनकम है, लोगों को जितनी नेशनल इनकम बढ़ रही है, उसी के हिसाब से डिसाइड हो पाता है कि उनकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है और वो गुड्स के लिए कितना पे कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए फॉर होम टू प्रोड्यूस की जो प्रॉब्लम है उसको हम थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर भी पढ़ते हैं, और जो हाउ टू प्रोड्यूस वाली है उसको हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंडर पढ़ते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है फॉर व्हाट टू प्रोड्यूस, ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, इसको हम प्राइस थ्योरी के अंडर पढ़ते हैं। ये सब आप नोट्स में अपने लिख लेना, या फिर ये जो नोट्स है आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे। अब हम अपने कंसेप्ट पे आते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड PPF। नाउ लेट्स कम टू दी पार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। इसका सबसे आसान जो डेफिनेशन मैं आपको वो कहूंगी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। इसको याद कर लो, द वैल्यू ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। फॉरगॉन मतलब निकल चुका, पास्ट था, है ना। द वैल्यू ऑफ, उसकी कीमत, किसकी, बेस्ट ऑप्शन की, जो चला गया, ठीक है। अब इसका हमें कैसे समझ में आएगा कंसेप्ट, वो आएगा इसके एग्जाम्पल से ही। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो एग्जाम्पल, इफ अ टीचर इज गेटिंग ₹5,000 इन अ स्कूल। एक टीचर को एक स्कूल में सैलरी मिल रही थी कितनी, 5,000 रुपए, ठीक है। और उसके बाद वो चले गए किसी दूसरे स्कूल में जहां पर उनको 6,000 रुपए तनख्वाह मिल रही थी। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी कि उनका द वैल्यू, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, कि वो वाला ऑप्शन की वैल्यू जो चली गई है। तो यानी कि जो 5,000 रुपया, वो तो वो 6,000 रुपये पे काम कर रहे, वो भी दूसरे स्कूल में, लेकिन उनके पास ऐसा बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, ऐसा बेस्ट ऑप्शन था
और उसकी वैल्यू चली गई हो, यानी कि ये 5,000 की वैल्यू जो थी, ये उनके पास एक ऑप्शन था, वो अब चली गई, वो अब फॉरगॉन हो गई, वो अब पास्ट हो गई, ठीक है। तो देन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ₹5,000 विच इज गॉन, है ना। और द वैल्यू एट नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, या फिर वो वैल्यू जिसके बेसिस पर उनको नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव या फिर नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन मिला है। तो इसलिए सिंपल से यही याद कर लो कि ऐसा वैल्यू जो कि अब पास्ट हो चुका है, जिसके बेसिस पर अगला ऑफर हमें मिला था, वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। और फिजिकल वे में अगर हम लगाएं एग्जाम्पल जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, वो ये है कि हम बुक्स को परचेज ना करें और रेस्टोरेंट में खाएं। बुक्स को हमने परचेज नहीं किया और हम रेस्टोरेंट में खाए, वो है फिजिकल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जाम्पल। टाइम को देख लो, हम स्टडीज को टाइम दे रहे हैं और लीजर को टाइम नहीं दे रहे हैं, मतलब आराम को टाइम नहीं दे रहे हैं, हम जो है अपनी स्टडीज में डिवोट करने का टाइम दे रहे हैं। तो अगर हम स्टडीज में टाइम दे रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी कि अगर हम स्टडीज को टाइम दे रहे हैं तो हमने आराम नहीं किया, तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि हमने आराम को टाइम नहीं दिया स्टडीज को टाइम देने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हमने बुक्स को परचेज नहीं किया क्योंकि हम उस टाइम पे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। तो ये हो गई आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिस वैल्यू पे आपको एक अगला ऑफर मिला है। नाउ आवर लास्ट टॉपिक जो कि हमारा बच गया है, वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम पीपीसी बोलते हैं, या फिर इसको आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोल सकते हो, जिसको आप पीपीएफ भी बोल सकते हो। सिलेबस में पीपीएफ लिखा हुआ है, लेकिन इनके दोनों नाम याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई भी नाम आ सकता है, ठीक है। तो इसके कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ओके। अब जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये एक कर्व है। क्या है? ये एक कर्व है जो क्या दर्शाता है वो देखो यहाँ पर। ये एक कर्व है जो कि कॉम्बिनेशंस, ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन, मतलब एक के बाद एक कॉम्बिनेशन कितने चीजों का होता है? 2 चीजों का होता है, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन दिखाता है 2 गुड्स के, कितने गुड्स के? 2 गुड्स के। चाहे आप गेहूं और राइस ले लो, या फिर गेहूं और गन ले लो, या फिर बटर और क्लोथ्स ले लो, तो कोई भी 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन दिखाता है हमें एक के बाद एक, ठीक है। और कि एक इकॉनमी जो है वो गुड्स गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ प्रोड्यूस कर सकती है। मान लो एक इकॉनमी में जो रिसोर्सेज हैं वो भी लिमिटेड हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो भी अपग्रेड होती रहती है, ठीक है। और हमें जो है वो बनाने हैं, क्लोथ्स बनाने हैं, और साथ के साथ हमें वीट भी बनाने हैं, और रोटी एंड कपड़ा तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो यानी कि अगर हम 10 यूनिट क्लोथ्स की बना रहे हैं तो हम 4 यूनिट्स वीट की प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। मान लो अगर हम 12 यूनिट क्लोथ्स की प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो हम 2 यूनिट्स वीट की प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये एक कर्व है जो कि हमें 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन दिखाता रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख लो, इस वाले लाइक ग्राफ में यहाँ पर हम 2 गुड्स बना रहे हैं, एक लैपटॉप बना रहे हैं और एक मोबाइल्स बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम 10 यूनिट मोबाइल की बना रहे हैं तो हम यहाँ पर अगर हम 10 यूनिट लैपटॉप की बना रहे हैं तो हम 6 यूनिट मोबाइल की प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 10 और 6 हमारा एक कॉम्बिनेशन हो गया, वो भी 2 गुड्स का, ठीक है। अगर हम 12 लैपटॉप बना रहे हैं तो हम 3 यूनिट मोबाइल्स के बना रहे हैं, तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या हो गया? 12 और 3, ठीक है। तो ये जो आप 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन देख रहे हो और ये ग्राफ हमें शो कर रहा है, तो इस ग्राफ को या फिर इस कर्व को हम पीपीसी बोलते हैं, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो हमें किन्हीं भी 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन शो करता है। अब आप कहोगे कि हम अपनी इकोनॉमी में तो बहुत सारे गुड्स बनाते हैं, तो हम पीपीसी पे सिर्फ 2 गुड्स ही क्यों दिखाते हैं? तो यहाँ पर हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ों को एज्यूम किया जाता है, ठीक है। ओनली एज्यूम किया जाता है कि हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी सिर्फ 2 गुड्स ही प्रोड्यूस कर रही है, एक टाइम पे हम ऐसा मान लेते हैं, ताकि हमें चीज़ें जो है बहुत क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। अगर हम पीपीसी में और बहुत सारे गुड्स को ऐड करते हैं तो वो पीपीसी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए अभी आप जैसे जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो इसमें काफ़ी सारी एजम्पशंस आती हैं कि हम मान लेते हैं कि टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है पीपीसी होता है कि इट इज अ कर्व दैट शोज द ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट अ इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज
एंड टेक्नोलॉजी, है ना। और इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो इसमें ये जो है ओल्ड पीपीसी है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हम कौन से गुड्स बना रहे हैं, एग्रीकल्चरल गुड्स बना रहे हैं, और वाई एक्सिस पे हम बना रहे हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ये गुड एक्स है, ये गुड वाई है, और दोनों गुड्स की जो रिसोर्सेज हैं, दोनों गुड्स की जो रिसोर्सेज है बनाने के लिए, दोनों गुड्स की जो टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों गुड्स के रिसोर्स और टेक्नोलॉजी बढ़ रहे हैं तो पीपीसी जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, पीपीसी जो है राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि ग्रोथ हो रही है रिसोर्सेज की और टेक्नोलॉजी में इंप्रूव हो रही है। दैट मीन्स हम एग्रीकल्चर गुड्स और कैपिटल गुड्स अब और ज्यादा बना पाएंगे, क्योंकि रिसोर्सेज भी बढ़ गए और टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी। अब पीपीसी में दो चीजें होती हैं, शिफ्ट होती है और रोटेशन होती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब पीपीसी तो मैंने आपको बता दिया, एक डेफिनेशन दे दी कि पीपीसी क्या होता है, बट इसके अंदर हमें थोड़े से और कंसेप्ट करने पड़ेंगे पीपीसी के। तो इसमें एक कंसेप्ट है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एमओसी, और इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, एमआरटी, ठीक है। ये एमओसी क्या होता है कि अगर हमें एक गुड को ज्यादा बनाना है तो हमें दूसरे गुड की प्रोडक्शन को थोड़ा कम करना पड़ेगा। जैसे अगर हमें गुड एक्स की कमोडिटीज को ज्यादा बढ़ाना है और उसके लिए गुड एक्स को ज्यादा बढ़ाने के लिए हमें वाई की कमोडिटीज को कम करना पड़ेगा। उसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये देखो इसका फॉर्मूला भी यही होता है, या फिर इसको रेट ऑफ सेक्रीफाइस भी बोलते हैं। फॉर्मूला देखो कि हमने गुड वाई की कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया ताकि हम गुड एक्स की यूनिट्स को गेन कर सके। तो यानी कि चेंज इन गुड वाई अपॉन चेंज इन एक्स, तो ये हो गया आपका एमआरटी। जैसे यहाँ पर अगर आप एक स्केड्यूल लोगे, लाइक आपने कॉम्बिनेशन देख लिया ए बी सी डी ई, हमने वीट की प्रोडक्शन बढ़ानी है, वीट जो हमारा गुड एक्स है, तो मैंने पहले 0 वीट था, फिर 1 बढ़ा दिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4 प्रोडक्शन कर दी वीट की। तो अगर ये बढ़ रहे हैं वीट की प्रोडक्शन, तो हमें गुड वाई जो कि क्लॉथ है उसकी प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। पहले 100 क्लॉथ बन रहे थे, अब 1 वीट की प्रोडक्शन के लिए मुझे 90 क्लॉथ बनाने पड़ेंगे, 2 वीट के लिए 70 बनाने पड़ेंगे। तो अगर मैं ये गुड वाई और गुड एक्स को कैलकुलेट करूँ, यानी कि चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स, अब पहले क्लॉथ जो है वो 100 बन रहा था, अब जो है 10 बन रहा है, तो कितना चेंज आया, 10 का चेंज आया। और पहले वेट जो है 0 था, अब 1 है, तो कितना चेंज आया, 1 का चेंज आया। तो 10 डिवाइड बाय 1, यानी कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, तो 10 डिवाइड बाय 1 इज 10। तो 10, 20, 30, 40 जो हमारा एमओसी या फिर एमआरटी आ गया। अब इसे अगर हम एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, अगर मैंने एक्स पे गुड एक्स ले लिया यानी कि वीट, और वाई एक्सिस पे गुड वाई ले लिया यानी कि क्लॉथ, और फिर मैंने इसको प्लॉट कर दिया, जैसे कि 1 वीट के लिए 0 वीट के लिए 100 क्लॉथ, तो 0 वीट के लिए 100 क्लॉथ, फिर 1 वीट के लिए 90 क्लॉथ, उसके बाद 2 वीट के लिए 70 क्लॉथ। तो मेरे ये पॉइंट्स बन गए और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरा क्या बन गया, पीपीसी बन गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इसलिए आप कह सकते हो कि पीपीसी का ये जो कर्व है वो किसकी वजह से आया, एमआरटी या फिर एमओसी की वजह से। तो एमओसी और एमआरटी इज द स्लोप ऑफ पीपीसी, ये ध्यान रखना। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मैंने आपको बता दिया। अब इसकी कुछ एजम्पशंस है वो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो हम ये सोचेंगे कि टेक्नोलॉजी जो है बिल्कुल कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। दूसरा, सारे रिसोर्सेज जो हैं वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते हर टाइप के गुड की प्रोडक्शन करने के लिए। रिसोर्सेज जितने भी आप यूज़ कर रहे हो उसको एफिशिएंटली और फुली तरीके से यूटिलाइज करो। जितने भी रिसोर्सेज हैं, पीपीसी के लिए सिर्फ 2 गुड्स ही प्रोड्यूस होंगे एक टाइम पर। रिसोर्सेज जो है वो इकोनॉमी में फिक्स हैं, ज़्यादा नहीं है, और एक रिसोर्सेज के मल्टीपल यूजेस हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब एजम्पशंस क्या होती है इकोनॉमी में कि हम जो है पहले से ही एज्यूम करके रखते हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, इस तरीके से। फिर आप पीपीसी का स्केड्यूल बनाओगे, वही गन्स एंड बटर वाला एग्जाम्पल ले लो, या फिर क्लॉथ वीट वाला एग्जाम्पल ले लो। पॉसिबिलिटीज आपने बना दी, फिर गन्स का मैंने ग्राफ ले लिया, बटर का ले लिया, एमओसी एंड एमआरटी निकाल ली। ये जो ग्राफ है वो आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप जो है पीपीसी प्लॉट करके दिखा पाओगे और ग्राफ बना पाओगे, ठीक है। तो आपने एमआरटी निकाल लिया, जैसे कि बटर पहले 0 था, फिर अब मैंने 1 यूनिट बनाई, तो कितने चेंज आया, 1 चेंज आया। उसके बाद गन्स जो थी वो 21 थी, फिर 20 बनानी पड़ी, क्योंकि मुझे बटर की 1 यूनिट बनानी पड़ गई थी, तो इसको मुझे कम करना पड़ेगा। तो कितना चेंज आया, 1 का, तो 1 डिवाइड बाय 1 इज 1, इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कितने का चेंज आया, 2 का, और यहाँ पे कितने का चेंज आया, 1 का। 2 डिवाइड बाय 1 इज 2। तो ये आपकी एमआरटी इस तरीके से आ जाएगी। फिर आप उसी को यहाँ पर प्लॉट कर दोगे तो आपका पीपीसी जो है वो बन पाएगा। अब पीपीसी जो है वो देखो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। डाउनवर्ड स्लोप क्यों कर रहा है, क्योंकि एक गुड को बढ़ाने के लिए हमें दूसरे गुड को
कम करना पड़ रहा है, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और इसलिए इसका जो कर्व है वो कॉनकेव है। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा जो पीपीसी है उसका स्लोप एमआरटी है, और एमआरटी आप जब भी देखोगे स्केड्यूल में वो हमेशा बढ़ेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 हमेशा बढ़ता होता है एमआरटी। तो एमआरटी जब बढ़ेगा तभी हमारी जो है कॉनकेव शेप आएगी पीपीसी की, ये देखो ऐसी वाली। और अगर एमआरटी घटता तो फिर हमारी कॉन्वेक्स शेप आती, ये ध्यान रखना। ओके, अच्छा, अगर हमारा एमआरटी कांस्टेंट रहता तो हमारी पीपीसी जो है स्ट्रेट लाइन आती है, ये ध्यान रखना है। लास्ट चीज हमें पीपीसी में ये देखनी है कि अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल वो जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और अनअटेनेबल वो जो हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो ही नहीं सकते। अटेनेबल कॉम्बिनेशंस में क्या होते हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनको अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं, या फिर रिसोर्सेज जितने हैं हम उससे कम यूटिलाइज कर रहे होते हैं, तो वो होते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशन, मतलब ये हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो सकते हैं। और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज तो इतना, हम प्रोड्यूस इतना कर देते हैं, तो वो हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होते हैं। तो जैसे कि मान लो ये पीपीसी है, इसमें देखो ए बी सी डी, इन्हीं पॉइंट से, इन्हीं कॉम्बिनेशन से हमारे पीपीसी का कर्व आया है, तो ये तो अटेनेबल हो गए ए बी सी डी। दूसरा ये जो ई है जो कि पीपीसी से अंदर है, यानी कि रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब कि अगर हमारे पास 10 गिलास थे तो हमने 4 ही पिए, ठीक है, तो यूटिलाइज नहीं हुए रिसोर्सेज, तो ये जो है वो इकोनॉमी में पॉसिबल है, तो ये अटेनेबल हो गए। लेकिन एफ जो है, एफ पॉइंट जो कि पीपीसी से बाहर है, इतने हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है जितना हम प्रोडक्शन कर पाए, तो ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन हो गया हमारा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चेंजेस इन पीपीसी। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि पीपीसी में दो चीजें होती है, शिफ्ट होता है और रोटेशन होती है। तो शिफ्ट कब होती है हमारे पीपीसी में वो देख लो। पहले मैं एक मार्कर सेलेक्ट कर लूं। ओके, देखो, अब मैंने आपको बताया था कि पीपीसी पे दो गुड्स आते हैं, गुड एक्स और गुड वाई। लेट्स से गुड एक्स एंड गुड वाई, है ना। जब दोनों गुड्स के, गुड एक्स के भी और गुड वाई के भी रिसोर्सेज भी बढ़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, तो पीपीसी क्या करता है? शिफ्ट करता है, ठीक है। पीपीसी क्या करता है? शिफ्ट करता है। अब यहाँ पर देखो, अगर दोनों गुड्स की टेक्नोलॉजी और रिसोर्स बढ़ रहे हैं तो पीपीसी क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। या तो वो कैसी शिफ्ट करेगा? आउटवर्ड या फिर राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, और अगर घट रहे हैं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। अभी मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगी। और अगर किसी एक गुड में चेंज आ रहे हैं, किसी एक गुड के रिसोर्स और टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, जैसे गुड एक्स और या फिर गुड वाई में, तो फिर पीपीसी जो है रोटेट करता है। रोटेट कैसे करता है? या तो लेफ्टवर्ड रोटेट करेगा, या फिर यहाँ पे गलत हो गया, राइटवर्ड रोटेट करेगा। ओके, तो ये आपका शिफ्ट एंड रोटेशन का हो गया। अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? शिफ्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शिफ्ट पढ़ेंगे। और शिफ्ट कब होती है? जब दोनों गुड्स में, गुड एक्स में और गुड वाई के भी रिसोर्सेज में बढ़ोतरी आती है, या फिर लाइक डिक्रीज आता है, ठीक है। तो अब शिफ्ट कैसे होगी? देखो, सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, यहाँ पर गुड एक्स है और यहाँ पर हमारा गुड वाई है। ये हो गया हमारा पीपीसी। अब मान लो ये जो गुड एक्स है और गुड वाई है, इन दोनों को बनाने के लिए हमारे रिसोर्सेज भी बढ़ गए इकोनॉमी में, ठीक है। हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो इनके रिसोर्सेज भी बढ़ गए और इनकी टेक्नोलॉजी बढ़ गई। तो यहाँ पर अब जब दोनों गुड्स की रिसोर्स और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो हमारा जो पीपीसी है वो जो है शिफ्ट कर जाएगा। कैसा शिफ्ट? राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। कैसा शिफ्ट कर जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट। और इसको हम आउटवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं। राइटवर्ड शिफ्ट कैसे होगी? इस तरीके से, बाहर वाली साइड पे, ठीक है। तो ये पहले जो था पीपीसी 1 था, अब जो है वो पीपीसी 2 हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो पीपीसी है वो शिफ्ट हो गया। ओके, तो इसको हम राइटवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं कि जब दोनों गुड्स की रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जो है वो इंक्रीज होती है तो राइटवर्ड शिफ्ट आता है। इसको हम आउटवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ गए? जब हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उसके लिए रिसोर्सेज भी बढ़ जाएंगे और टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, तो इसलिए हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसी शिफ्ट कर जाती है? राइटवर्ड शिफ्ट या फिर आउटवर्ड शिफ्ट कर जाती है। और रिसोर्सेज बढ़ गए, हम ट्रेनिंग को हम अच्छे से एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेंगे, हम कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करेंगे, हम पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, हम न्यू रिसोर्स की डिस्कवरी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारे जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जो है बढ़ जाते हैं, वो भी दोनों गुड्स के या फिर n नंबर ऑफ गुड्स के लिए, और इसलिए पीपीसी जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अब मान लो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जैसे यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं, ओरिजिन, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ओल्ड पीपीसी, गुड एक्स, गुड वाई।
मान लो हमारी इकोनॉमी किसी कारणवश अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और गुड एक्स और गुड वाई को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी कम हो रही है, तो हमारे जो पीपीसी है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा या फिर इनवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। इस तरीके से पहले हमारा जो पीपीसी था वो ए बी था, अब जो है हमारा पीपीसी वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट के कारण ए डैश और बी डैश हो गया, तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट को हो गया। अब रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में डिक्रीज कैसे हुआ उसके भी काफी सारे रीजन है, जैसे टेक्नोलॉजी घट गई या फिर किसी नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, नेचुरल कैलेमिटी हो गई, उसके कारण से रिसोर्सेज कम हो गए। तो ये कुछ रीजन होता है इनवर्ड या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट का। तो हमारा शिफ्ट का कंसेप्ट जो है वो खत्म हो गया। अब हम रोटेशन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और, जैसे क्या हुआ था, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है बहुत अच्छा। 11 मार्च 2011 को जापान में तीन डिजास्टर साथ में आ गए थे। 9 पॉइंट का अर्थक्वेक, सुनामी और पावर प्लांट का इंसिडेंट हो गया था, जिसकी वजह से कंट्री की जो प्रोडक्शन है वो बहुत बुरे तरीके से गिर गई थी, डाउनफॉल हो गया था, और जिसकी वजह से जापान की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है सारे गुड्स का वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ गया था। तो देखो नेचुरल कैलेमिटी की वजह से भी, नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जो है वो कम हो जाते हैं, और दैट्स वाई जो पीपीसी है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाता है। अब हम पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ पीपीसी। क्या पढ़ेंगे? रोटेशन ऑफ पीपीसी। एंड रोटेशन कब होती है? जब किसी एक गुड, या तो गुड एक्स या फिर गुड वाई के रिसोर्स टेक्नोलॉजी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर हम रोटेशन करते हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है, अब यहाँ पर देखो हम इसका ग्राफ बना के सीखेंगे। ये हमारा ग्राफ है, ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, गुड एक्स और गुड वाई हमारा। ठीक है, ये हमारा है पीपीसी ए और बी। अब मान लो हमारे जो गुड एक्स है इसके रिसोर्स और टेक्नोलॉजी बढ़ गए सिर्फ गुड एक्स के, तो यहाँ पर राइटवर्ड रोटेशन हो जाएगी। कैसी रोटेशन हो जाएगी? राइटवर्ड रोटेशन हो जाएगी, फिर आउटवर्ड रोटेशन हो गई। और मान लो गुड एक्स की रिसोर्सेज या फिर टेक्नोलॉजी कम हो गई, तो ऐसे लेफ्टवर्ड रोटेशन हो जाएगी या फिर इनवर्ड रोटेशन हो जाएगी। समझ में आया? तो रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस कैसे होती है? आउटवर्ड, जिसको आप राइटवर्ड भी बोल सकते हो, और इनवर्ड रोटेशन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कैसे हो सकती है राइटवर्ड रोटेशन या फिर आउटवर्ड रोटेशन ऑन दी एक्स एक्सिस? जब गुड एक्स के रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे और टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी। ठीक है, और इनवर्ड रोटेशन कैसे होगी? जब गुड एक्स के रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी भी कम हो जाएगी। ठीक है, अब वाई एक्सिस की भी रोटेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। सेम वही इसमें भी कंसेप्ट है, जैसे हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, गुड एक्स एंड गुड वाई। अच्छा यहाँ पे शो नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारा हो गया ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये गुड एक्स, ये हो गया हमारा गुड वाई। ठीक है, ये हमारा ओल्ड पीपीसी जिसका नाम ए और बी है। अब यहाँ पर गुड वाई को प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्सेज बढ़ गए हमारे, तो कैसी रोटेशन हो जाएगी? आउटवर्ड रोटेशन। ठीक है, कैसे रोटेशन हो जाएगी? आउटवर्ड रोटेशन। इसका नाम हम ए डैश बी रख देते हैं इस पीपीसी का। मान लो गुड वाई के जो रिसोर्सेज है वो कम हो गए, टेक्नोलॉजी कम हो गई गुड वाई को प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमारी इनवर्ड रोटेशन हो जाएगी। तो ये हमारा इनवर्ड रोटेशन होगी, इसका नाम हम रख देते हैं ए स्क्वायर बी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये लिखा हुआ है आउटवर्ड रोटेशन ऑन वाई एक्सिस, और इनवर्ड रोटेशन ऑन वाई एक्सिस क्यों हुआ? आउटवर्ड इसलिए हुआ क्योंकि अब गुड वाई को प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्सेज भी ग्रोथ कर रहे हैं और टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट भी है। और इनवर्ड क्यों हो रही है रोटेशन वाई एक्सिस पे? क्योंकि अब जो है गुड वाई को प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्सेज भी डिक्लाइन हो रहे हैं और टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन भी हो रहा है। तो ये चार पांच आपके ग्राफ हैं जो कि आपको सीखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, और बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। तो इस चैप्टर में जो है वो हमने क्या सीखा? इस चैप्टर में हमने सीखा कि इकोनॉमी क्या होती है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी क्या होती है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, है ना, इनको क्या क्या और बोलते हैं, ये पढ़ा। और उसके बाद हमने पीपीएफ या फिर पीपीसी या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ी। ठीक है, तो आई होप आपको सारे कंसेप्ट जो मैंने समझाया वो समझ में आए होंगे। ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी एंड डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स को बहुत डिटेल में और बहुत ईजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस।